हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। दोस्तों, आज हम फिर देखने वाले हैं, है ना, संविधान का जो अगला पोर्शन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यदि आप चैनल पर नए हैं और पहली बार आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं या पूरा जीके पढ़ना चाहते हैं या फिर मैथ रीजनिंग पूरा होल पैकेज में तैयारी करना चाहते हैं एक अच्छे कंटेंट के साथ, तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। ठीक मेरे भाई, आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। तो नीति निर्देशक तत्व। अब बात कर ले नीति निर्देशक तत्व को नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे तो आप देखिएगा। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इसको जोड़ा क्यों गया था, है ना, यानी कि संविधान में इसे शामिल क्यों किया गया, ये बात देखना है। उसके बाद देखेंगे संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब नीति निर्देशक तत्व के जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद है ना 36 से 51, उन सबको देख लेंगे। उसके बाद क्या है अगला, है ना, कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच अंतर क्या है, इस बात को भी देख लेंगे। उसके बाद फिर क्या देखेंगे मेरे भाई कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक दो प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक मेरे भैया, तो आइए चालू करते हैं। देखिए, अब हम बात करें, है ना, कि नीति निर्देशक तत्व। अब ये कहाँ पे है तो अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में है। इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए क्या बोला है कि इसे संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है तथा यह आयरलैंड से लिया गया। मेरे भाई देखिए, इसके पीछे की कहानी क्या थी। तो जब संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो उस समय संविधान बनाते समय सरकार की ड्यूटी क्या होगी, जो राज्य होंगे, जो सरकारें होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, वो कोई नियम बनाएंगे तो किसे दिमाग में रखेंगे किन बातों को, उसी को डीपीएसपी में रखा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति मतलब होता है नीतियां बनाना, निर्देशक का मतलब होता है कि निर्देश दिया गया है कि अगर आप कोई नीति बनाए तो इस बात को ध्यान में रखें, इतना ध्यान रखिएगा। अब भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 है, इसको ध्यान रखिएगा। भाग 4 को सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रतीक कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रतीक कहा जाता है। ठीक मेरे भाई, किसको कहा जाता है तो भाग 4 को कहा जाता है, इतना ध्यान रखेंगे। अब आओ भैया, ये तो हो गया। अब ये डीपीएसपी न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी अगर कोई सरकार डीपीएसपी में लिखी हुई बातों के अनुरूप नीतियां नहीं बना रही है, काम नहीं कर रही है, तो आप न्यायालय में अथवा कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, है ना, 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसमें ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये निर्देशों के उपकरण, याद रखेंगे किस नाम से था, निर्देशों के उपकरण के नाम से सम्मिलित था। हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, उसको हूबहू वहीं से कॉपी कर लिया और नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया, नीति निर्देशक तत्व कर दिया। ठीक मेरे भाई, अब आइए, जो निर्देशों के उपकरण था ये आयरलैंड से लिया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम में, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी, है ना, आयरलैंड से लिया गया है। हम लोग सीधे आयरलैंड से नहीं लिए हैं, हम लोग कहां से लिए हैं तो 1935 के अधिनियम से लिए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ये आयरलैंड से लिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसे सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रतीक कहा जाता है, इतना ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया, अगली बात क्या है। अब बात कर लें कि जो है ना संविधान सभा के सलाहकार थे वी एन राव, उनका कहना था कि संविधान में दो तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। एक तो मौलिक अधिकार लोगों के लिए होना चाहिए और दूसरा है ना सरकार के लिए होना चाहिए। तो देखिए क्या बोला है कि दो प्रकार के मौलिक अधिकार होने चाहिए। ऐसा मौलिक अधिकार जिसे हम भारत के नागरिकों को संविधान लागू होने के तुरंत बाद दे सके, और दूसरा क्या है कि ऐसा मौलिक अधिकार हो जो कुछ समय बाद दिया जा सके जब भारत के पास पर्याप्त संसाधन हो जाए। देखिए जब हम लोग आजाद हुए थे तो गरीब थे, आर्थिक है ना स्थिति और सामाजिक हर तरह से हम लोग एकदम खराब कंडीशन में थे।
तो सब चीजें एक साथ नहीं दी जा सकती थी, तो पहले मौलिक अधिकार दे दिया गया और उसी के लिए आपका डीपीएसपी बनाया गया कि सरकारें जब सक्षम हो जाएंगी तो उन बातों को लागू करते चलेंगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मौलिक अधिकार हम पढ़ रखे हैं, भाग 3 में है। और यदि आप नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, सारी वीडियोज एक साथ मिल जाएंगी। हम लोग एकदम जीरो से चल रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। आइए, और नीति निदेशक तत्व तो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 है, इसको ध्यान रखेंगे। तो आओ मेरे भैया, अब देखिए मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व में अंतर क्या है। तो जो मौलिक अधिकार है वो कहां से लिया गया था, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। नीति निदेशक तत्व कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। अब देखिए ये भाग 3 में है मौलिक अधिकार, तो वो भाग 4 में है। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 12 से 35 है, तो नीति निदेशक तत्व का अनुच्छेद मेरे भाई 36 से 51 है, इसको ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार की याचिका जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट किससे करती है, तो अनुच्छेद 32 के तहत करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। अब आइए, लेकिन अगर नीति निदेशक तत्व तो लागू नहीं हो रहा है, सरकार लागू नहीं कर रही, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, अगर आप उस देश के नागरिक हैं तो आपको स्वतः मिल जाएंगे। लेकिन जो नीति निदेशक तत्व है ये क्या है, सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होगा, सरकार देगी तभी मिलेगा, नहीं देगी नहीं मिलेगा, ठीक। उसके बाद जो मौलिक अधिकार है ये व्यक्तियों के लिए है, व्यक्ति विशेष के लिए है, इस बात को ध्यान रखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के सापेक्ष है। और जो आपका नीति निदेशक तत्व है ये समाज के सापेक्ष है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। अब आइए, थोड़ा सा अंतर था, आप समझ गए होंगे। अब देखिए अनुच्छेद 36 क्या कहता है। 36 अनुच्छेद 36 है ना, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 12 में जो लिखा गया था कि कोई भी संस्था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर सरकार से सहायता प्राप्त करती है, राज्य से वित्त प्राप्त करती है, तो वो है ना संस्था जो होगी राज्य शब्द के अंतर्गत आएगी और उस पर है ना आरटीआई एक्ट लागू हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यही क्या है कि राज्य की परिभाषा देता है कौन, अनुच्छेद 36। क्या बोलता है अनुच्छेद 36, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय तथा अन्य प्राधिकारी हैं। ये इतना टेढ़ा लैंग्वेज है, कोई मतलब नहीं है, आप सिंपल याद रखिएगा कि जो बात 12 में लिखा है वही बात 36 में लिखा है। 12 में क्या लिखा है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था राज्य से बोले तो सरकार से प्रत्यक्ष सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त कर रही है, वो संस्था राज्य शब्द के अंतर्गत आएगी, यानी वो सरकार होगा अथवा सरकारी होगा और उस पे आप आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए 37 क्या कहता है, याद रखेंगे अनुच्छेद 37 दो बातें हैं कि एक बात तो यह है कि अनुच्छेद 37 में कि डीपीएसपी न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा, यानी डीपीएसपी को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा बात यह है कि राज्य नीतियां बनाते समय है ना, यानी डीपीएसपी को ध्यान में रखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या है कि राज्य नीतियां बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि आपका जो डीपीएसपी है ना, राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी, ये राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं होंगे, इसको ध्यान रखेंगे। 37 में क्या है कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं होंगे। और दूसरी बात क्या है, जब बाध्यकारी नहीं है तो आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, यानी वाद योग्य नहीं होगा। तीसरी बात यह है भैया कि राज्य अगर नीतियां बनाएंगे तो डीपीएसपी को ध्यान में रखेंगे। ये बात कहां लिखा गया है, तो अनुच्छेद 37 में। 38 क्या कहता है, याद रखेंगे 38 क्या कहता है। 38 कहता है कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय हैं,
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय को प्राप्त किया जा सके, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, तो देखिए क्या बोला है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय मिलेगा। आइए अब एक जानते हैं केटी शाह का कथन है, उन्होंने क्या कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। ये कोटेशन ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा कि किसके अनुसार, डीपीएसपी को राज्य के है ना सुविधा के अनुसार बैंक कहा गया है, तो आपका हो जाएगा केटी शाह। किसको कहा गया है, तो डीपीएसपी को कहा गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा थी, समझ रहे ना, तो क्रिप्स प्रस्ताव को कहा गया था, उस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भैया, अब आ जाइए, अब ये जो अनुच्छेद 38 में 3 प्रकार का न्याय है, प्रस्तावना में भी दे रखा है, प्रियम्बुल जो है ना वहां पर भी आपका 3 प्रकार का न्याय है, इतना ध्यान रखिएगा। अब आओ भैया, ये तो हो गया अनुच्छेद 38। 39 क्या कहता है जरा देखिए तो। अब अनुच्छेद 39 बहुत व्यापक है, इसको ध्यान रखेंगे, और नीति निदेशक तत्व का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा जाता है किसको, अनुच्छेद 39 को। लगभग 6 बातें हैं। पहला बात क्या है कि राज्य सभी स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका उपलब्ध कराने का समान अवसर प्रदान करेगा, यानी जो आजीविका के संसाधन होंगे वहां पे स्त्रियों और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं करेगा, ऐसी बात बोल रखा है कहाँ पे, तो अनुच्छेद 39 में बोला है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या बोला है मेरे भाई, उसके बाद दूसरा बात यह है कि राज्य मानवीय और भौतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा कि अधिकतम लोगों का कल्याण हो। पहली बात क्या था, तो स्त्रियों और पुरुषों को समान अवसर देगा। दूसरी बात क्या है कि राज्य है ना मानवीय और भौतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा कि अधिकतम लोगों को लाभ पहुंचे, कल्याण हो, ये दूसरी बात है। तीसरा बात क्या है कि राज्य आर्थिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा कि केंद्रीकरण ना हो, यानी जो भी अर्थ से संबंधित है, पैसा है, पेंशन है ना, सरकार देगा, तो उसमें ऐसा सिस्टम बनाएगा कि केंद्रीकरण ना हो, विकेंद्रीकरण हो, छोटे लेवलों तक ही पहुंचे, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या कहता है, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला अगर बराबर काम कर रही है तो उसको भी समान मिलना चाहिए, और पुरुष कर रहे हैं तो उनको भी, लेकिन अपने यहाँ भी ये व्यवस्था नहीं है, महिलाओं को सस्ते में रखा जाता है, पुरुषों को महंगे में, यानी महिला सस्ती मजदूर होती है और पुरुष क्या होते हैं, महंगे। लेकिन क्या बोल रखा है 39 में कि राज्य समान कार्य के लिए समान वेतन देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पांचवा बात क्या है कि राज्य स्त्रियों और पुरुषों को ऐसे कार्य नहीं करने देगा जो उनके स्वास्थ्य के विरुद्ध हो। राज्य पुरुषों और स्त्रियों को ऐसा कार्य नहीं करने देगा जो उनके स्वास्थ्य के विरुद्ध हो, यानी कहीं खतरनाक जगह आपको काम करने से रोक लगाएगा। कौन अनुच्छेद, तो आपका हो जाएगा ये है ना 39 हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया 39 हो गया। उसके बाद क्या बात है, छठी बात कि राज्य बच्चों को ऐसे वातावरण उपलब्ध कराएगा जिससे है ना उनका सुविकास हो, यानी बच्चों को वातावरण अच्छा उपलब्ध कराना है कि बच्चों का सुविकास हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। वापस देख लीजिए अनुच्छेद 39 क्या बोलता है कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त संसाधन का अधिकार है। कहने का मतलब है क्या, राज्य सभी स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका उपलब्ध कराने का समान अवसर प्रदान करेगा। फिर क्या बोल रखा है कि भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को समान जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करेगा। इसका मतलब क्या है कि राज्य आर्थिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा, यानी राज्य भौतिक और मानवीय संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा कि अधिकतम लोगों का कल्याण हो। तीसरा क्या है, कुछ ही व्यक्ति के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाएगा। मतलब क्या है कि राज्य है ना आर्थिक, समझ रहे ना, संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा कि विकेंद्रीकरण हो जाए, यानी केंद्रीकरण ना हो, एक जगह धन इकट्ठा ना हो जाए। ठीक मेरे भाई, अगला क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन,
और क्या है कि महिलाओं और पुरुषों को ऐसे कार्य करने से रोकेगा जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। इनको ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भैया। उसके बाद क्या है कि राज्य ऐसा वातावरण देगा जिससे बच्चों का सुविकास हो। अब देखिए 39A, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है 39A, इसको ध्यान रखेंगे। अब क्यों इंपॉर्टेंट है इसको देख लीजिएगा। इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किसको? अनुच्छेद 39 को 42वां संविधान संशोधन था। अब इसमें यह कहा गया है निशुल्क विधिक सहायता, सुन रहे ना, कि अगर कोई व्यक्ति वकील नहीं कर सकता है, पैसे नहीं है, गरीब आदमी है, तो उसको राज्य अपनी ओर से वकील देगा, निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा राज्य। अनुच्छेद 39A में लिखा गया है। कब आया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको ध्यान रखेंगे। अब आओ भैया, अब अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा और बढ़ावा देगा। इसको ध्यान रखिएगा। यानी जो राज्य है ना वो ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा और बढ़ावा देगा। तो ग्राम पंचायतें दो प्रकार की होती हैं, एक होगा आपका ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज और दूसरा होगा आपका शहरी क्षेत्र में नगर पालिका। इनको ध्यान रखिएगा। अब आओ भैया, ये तो हो गया 40 तक। अनुच्छेद 41 क्या कहता है भैया कि राज्य, ध्यान से सुनिएगा, राज्य शिक्षा देगा, राज्य शिक्षा देगा, बेरोजगारों को काम उपलब्ध कराएगा तथा अक्षम लोगों को लोक सहायता प्रदान करेगा। यानी राज्य शिक्षा देगा, तो जो शिक्षा का प्रावधान है ना, वो राज्य देगा, ऐसा बोल रखा है अनुच्छेद 41 में। फिर क्या बोला है कि बेरोजगारों को काम उपलब्ध कराएगा, तो जो भी बेरोजगार लोग हैं उनको काम दिलाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो राज्य को। अनुच्छेद कौन सा होगा? 41 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है कि जो अक्षम लोग होंगे, समझ जाए ना, जैसे विकलांग हो गए, विधवा हो गए, वृद्ध हो गए, विकलांग, विधवा और वृद्ध, तो इनको पेंशन देने की बात करता है अनुच्छेद 41। समझ रहे हैं? इसको ध्यान रखिएगा। तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सहकारी सहायता पाने का अधिकार कहाँ पे है? अनुच्छेद 41 है। ये अधिकार नहीं है भाई, इसको ध्यान रखिएगा। राज्य देगा, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। जो शब्द लिखे गए हैं ना वहां से आप मैच करिएगा। जो लिखा गया है वो टाइपिंग का है, जो बोला जा रहा है वो आपके काम की बात है। तो अनुच्छेद 41 में क्या है कि राज्य शिक्षा देगा, बेरोजगारों को काम उपलब्ध कराएगा और अक्षम लोगों को लोक सहायता देगा, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या उनके लिए जो सहायता है, छूट जो होंगी ना, वो देगा। ये कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 42 देखिए, तो अनुच्छेद 42 क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम के लिए मनोउचित दशा उपलब्ध कराएगा। यानी जो राज्य है ना वो काम करने के लिए मन के अनुसार यानी अनुकूल दशा उपलब्ध कराएगा। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद बोला है कि प्रसूति सहायता प्रदान करेगा, जो महिलाएं हैं उनके लिए प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। देखिए क्या बोला है कि राज्य न्याय संगत मनोउचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। अब काम करने गए तो वहां का कंडीशन सरकार देखती है कि कंपनी में जो भी वर्क प्लेस है वहां पे कंडीशन ठीक ठाक है कि नहीं है, दुर्घटना की क्या संभावना है, ये राज्य सरकारें तय करती हैं, अथॉरिटी बनी होती है। उसके बाद क्या है, जो महिलाएं हैं तो गर्भवती महिलाओं को प्रसूति सहायता देता है। यानी जो एएनएम हो गई, जीएनएम हो गई, जो आशा बहुएं हो गई, वो लोग कहाँ से आती हैं? तो उनका प्रावधान अनुच्छेद 42 करता है। इसलिए आशा बहू है ना, जब डिलीवरी का टाइम होता है या प्रेगनेंसी में, वो घर पे आके उसको रोज हाल चाल लेके जाती है, वो अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आती है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भैया। अब आ जाओ जरा, अनुच्छेद 42 हो गया। अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि लोगों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन प्राप्त हो जाए। यानी राज्य जीवन निर्वाह योग्य वेतन प्रदान करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। मिनिमम सैलरी, मिनिमम वेजेज, कम से कम वेजेज, न्यूनतम सैलरी, न्यूनतम सैलरी का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 43। दुर्भाग्य देखिए भारत का कि भारत को आजाद हुए लगभग 78 साल होने वाले हैं, सरकारें कई आई कई गई, केंद्र में बदली, राज्य में बदली, लोग आए लोग गए, नियम बनाए नियम गया, लेकिन अभी भी सैलरी लोग मजबूर हैं
5,000 10,000 में मेरे भाई काम करने के लिए, इस महंगाई के जमाने में 5,000 में बच्चे का पढ़ाई ना हो पाए, घर का खर्चा तो बहुत दूर की बात है। तो सरकार को एक मिनिमम वेतन है ना तय करना चाहिए, लेकिन सभी सरकारें नाकाम हैं इस मैटर पे, इसको ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 43 कहता है कि जीवन निर्वाह योग्य न्यूनतम वेतन की व्यवस्था करेगा या न्यूनतम वेतन प्रदान करेगा राज्य। आ जाइए, अब हो गया भैया ये 43 ए क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। 43 ये कहता है कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा, यानी राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। आप अगर फैक्ट्री डालने जा रहे हैं तो राज्य मजदूरों की व्यवस्था करेगा, ऐसा बोल रखा है। उसके बाद क्या बोला है मेरे भैया, है ना, सुनिश्चित करेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आप कंपनी बना रहे हैं, कुछ डालने जा रहे हैं उद्योग, तो जो मजदूर हैं उनकी व्यवस्था करने के लिए सरकार आपके लिए है, ऐसा अनुच्छेद 43 ए में है। 43 बी क्या कहता है कि राज्य सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देगा। ये 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 97वें, ठीक है, 97वां है। थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा जा रहा है, लाओ साफ कर दे रहे हैं, चल भाई हट जा। तो कौन सा है भैया, तो आपका 97वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 43 बी जोड़ा गया था, और क्या किया गया था कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भैया, अब आ जाओ जरा, अनुच्छेद 43 तक देख लिए हैं। अनुच्छेद 44 और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MIMMI जो करना है कर लीजिए, लेकिन 44 को याद रखिएगा, ये आने वाले हर एग्जाम में पूछे जाएंगे अनुच्छेद 44 से सवाल। देखिए क्या है कि समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड या UCC जो आ रहा है ना, UCC जिनका संविधान खतरे में हो जाता है आजकल, उनके लिए ये व्यवस्था करता है आपका अनुच्छेद 44। क्या कहता है कि राज्य नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता बनाएगा, यानी सभी के लिए एक समान कानून होगा। ये बात कहाँ पे लिखा है, अनुच्छेद 44 में। तो जो UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है ना, समान सिविल संहिता, ठीक, कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो सरकार इसको लाएगी तो देखिए लोग विरोध मचा रहे हैं कि UCC लागू मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, संविधान खतरे में हो जाएगा। जो लोग बोल रहे हैं संविधान खतरे में है, उन लोग गधे हैं, गधे नहीं है, पढ़े लिखे गधे हैं। क्योंकि ये बात कहाँ पे लिखी हुई है, अनुच्छेद 44 में, कि सरकार UCC लागू करेगा, समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई, ये बात अनुच्छेद 44 में लिखा हुआ है। अब सवाल ये बनेगा कि पहला राज्य कौन है, तो गोवा, पहला राज्य गोवा है जिसने UCC लागू किया है। और दूसरा बात कर दें बड़े राज्यों में, तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो उत्तराखंड में ये बिल पास हो गया है और इसको लागू करना है, ठीक है। अब आओ भैया, अनुच्छेद 44 हो गया। अनुच्छेद 45 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 45 ये कहता है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा व पोषण प्रदान करेगा। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा व पोषण प्रदान करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये आप देखो 3 बार ये बात लिखी गई है। एक तो आपका मौलिक अधिकार में हो जाएगा अनुच्छेद 21A में, दूसरा हो जाएगा आपका, है ना, अनुच्छेद 45 में, और तीसरा हो जाएगा मौलिक कर्तव्य में। 3 जगह ये बात शिक्षा पे जोर दिया गया है। तो क्या लिखा है 45 में कि बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरा करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। आप ऐसे याद रखो ना, यहाँ पे जो शब्द है ना वो थोड़े टेढ़े हैं, इनको ध्यान रखेंगे, कॉपी पेस्ट का शब्द है। देखिए, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष से कम, जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा देगा, उनका पोषण करेगा। इस बात को कहाँ पे लिखा गया है, तो अनुच्छेद, है ना, 45 में। अब शिक्षा देने का मतलब क्या है, तो देखिए शिक्षा देने के लिए आंगनवाड़ी की व्यवस्था होती है। अभी भर्ती आ गई है ना आंगनवाड़ी का, ठीक, तो आंगनवाड़ी या फिर बालवाड़ी की व्यवस्था करता है कौन, अनुच्छेद 45। आंगनवाड़ी भारत यानी यूपी सरकार में चलता है, बालवाड़ी
केंद्र सरकार में चलता है, इसको ध्यान रखेंगे। और एक और व्यवस्था है जिसको किंडरगार्टन कहते हैं, ये प्राइवेट स्कूलों में चलता है। तो जो छोटे बच्चे हैं 6 वर्ष से कम आयु के, उनके लिए ये हो गया। दूसरी बात आप देखेंगे, राशन भी मिलता है बच्चों का, अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, दरिया मिलता है, दाल मिलता है, तेल मिलता है, क्या क्या मिलता है। तो ये किसके अंतर्गत मिलता है? अनुच्छेद 45 के अंतर्गत, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए, शिक्षा की बात किया है तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में, है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21A में कर दिया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। अब आइए, ये तो हो गया 45। 46 क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 46 ये कहता है कि SC, ST और दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए राज्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा ताकि सामाजिक अन्याय से बचा जा सके। यानी जो हमारे समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, जैसे SC वाले हो गए बेचारे, ST वाले हो गए, है ना, और जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हो गए, उनके लिए क्या करना है कि राज्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अब शिक्षा होगा तो जो सामाजिक अन्याय भेदभाव उनके साथ होता है, उनसे वो लोग बच जाएंगे। तो यही बात कहाँ पे लिखा है? 46 में। क्या लिखा है? राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 46 में है। 47 देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 47 शराबबंदी वाला है मेरे भाई, इसको ध्यान रखेंगे। 47 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 47 क्या करेगा कि राज्य के जो प्राथमिक कर्तव्य हैं, यानी राज्य को स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, ये बात कहाँ पे लिखा है? अनुच्छेद 47 में है। क्या है? तो देखिए, राज्य को क्या करना चाहिए, ये बात बोला है कि जीवन स्तर को बढ़ाना चाहिए। जो लोगों के जीवन स्तर है ना, जो आजीविका है, लाइफ स्टाइल है, जो प्रति व्यक्ति आए हैं, उसको बढ़ाना चाहिए। उसके बाद पोषाहार, पोषण आहार को बढ़ाना चाहिए, स्वास्थ्य को सुधारना चाहिए, ऐसा बोला है। राज्य को मादक पदार्थों और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ है ना, उन पर रोक लगाना चाहिए। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 47 सॉरी, ये 47 क्या कहता है कि राज्य मादक पदार्थों पर रोक लगाएगा, या राज्य ऐसे पदार्थों पर रोक लगाएगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या नुकसानदेह होते हैं। तो बिहार में शराबबंदी किसके अनुसार है? अनुच्छेद 47 के अनुसार, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए क्या बोला है ना, कि राज्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार करेगा, पोषाहार को बढ़ावा देगा, शराब पर यानी नशीली दवाओं पर, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये जो बेल आइकन है ना, इसको जरूर दबाइएगा, भूलिएगा मत। इसको ना एक बार दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए भी एक बार ही दबाएं, 2 बार ना दबाएं। जो आपके सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, सब आपकी मर्जी है, लेकिन कर दीजिए कुछ ना कुछ। ठीक मेरे भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया, कहाँ गए जी, फिर से वापस हो गया क्या? हाँ, 48। 47 तो हो गया, राज्य मादक पदार्थों पर रोक लगाएगा। 48 क्या कहता है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन में सुधार हेतु उन्नत तकनीकी का प्रयोग करेगा, यानी उन्नत तकनीकी को बढ़ावा देगा। ये बात कहाँ पे लिखा है? अनुच्छेद 48 में, कि राज्य कृषि और पशुपालन, सुन रहे ना, कृषि और पशुपालन में वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा देगा, उन्नत तकनीकी उपलब्ध कराएगा। ये बात, जो नई नई मशीनें आती है खेतीबाड़ी की, वो किसको आधार बना के आ रही है? तो अनुच्छेद 48 को। ये तो हो गया 48। 48A क्या कहता है, सुनिए तो। 48A को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, 42वां 1976 है। और प्रावधान क्या था कि पर्यावरण राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करेगा। ये बात कहाँ पे लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 48A में। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? देखिए, पर्यावरण को बचा लिए, है ना, तो अनुच्छेद, ये जो आपका है
एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी जो पर्यावरण को देखता है, इसका गठन किसके अंतर्गत होगा? तो अनुच्छेद 48A के अंतर्गत होगा। ठीक मेरे भैया, अब आ जाओ जरा। अब 49 क्या कहता है कि राज्य ऐतिहासिक इमारतों, ऐतिहासिक विरासतों की रक्षा करेगा और उन्हें संरक्षण प्रदान करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, राज्य उनको संरक्षण प्रदान करेगा और उनकी रक्षा करेगा। ये बात 49 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करता है। अनुच्छेद 50 50-50 पूछ लेगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्तियों का बंटवारा कौन करता है? तो अनुच्छेद 50। तो इसको 50-50 बंटवारा हो गया ना, तो अनुच्छेद 50 हो गया। अनुच्छेद 51 ये इंपॉर्टेंट है, भारत की विदेश नीति कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 51 को क्या कहा जाएगा? भारत की विदेश नीति का संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। इन्हें ध्यान रखेंगे। इसमें बात क्या लिखा है कि भारत, देखिए इसमें मुख्य 4 बातें हैं। पहला यह है कि भारत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है मेरे भाई कि भारत सभी राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक और न्याय संगत व्यवहार को बढ़ावा देगा। सभी राष्ट्रों के साथ हमारा जो व्यवहार होगा वो सम्मानजनक और न्याय संगत होगा। ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 51 में। तीसरी बात क्या लिखी है? तीसरा ये लिखा है कि भारत अंतरराष्ट्रीय संधियों की पालना करेगा या अंतरराष्ट्रीय संधियों के पालना को बढ़ावा देगा। ये बात अनुच्छेद 51 में लिखा है। और चौथा बात क्या है कि भारत अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान मध्यस्थता से चाहता है। जो विवाद अंतरराष्ट्रीय हैं उनको मध्यस्थता से चाहता है, जो राष्ट्रीय विवाद है उनको नहीं। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। कश्मीर का मैटर अपना राष्ट्रीय है, जिसको अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप मान्य नहीं है, समझ रहे ना, इन्हें ध्यान रखिएगा। तो भारत राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान मध्यस्थता से चाहता है। ये बात कहाँ पे लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 51 में। अब मोटा मोटा बात कर दें तो भारत की विदेश नीति कहाँ होगी? अनुच्छेद 51 में। यानी अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। ये बात कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 51 में। ठीक मेरे भाई, अब याद रखेंगे कि जो डीपीएसपी है ना, वो मौलिक अधिकारों से छोटे होते हैं, इसको ध्यान रखना है। अब एक लाइन में अगर हम सब कुछ देख लें